हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 का SCERT बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट का हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और अतीत से वर्तमान भाग 2 देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। और आगे देखिए, इसमें जो SCERT नोट्स है, जो पूरे बुक का एक निचोड़ है, तो इसमें पढ़ना हमको। पहला चैप्टर में देखिए क्या लिखा हुआ, कहाँ, कब और कैसे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, आपको क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। फिर आपको ये दूसरा जो है 7 क्लास का है, इसमें आपको मेडिवल पढ़ना है। और 8 क्लास में आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। फिर 9-10 में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। तो इसी तरह से 6 से 10 तक पूरा हिस्ट्री आपका, बिहार शिक्षक भर्ती हो, सचिवालय हो, दरोगा एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पे, आपका पहला पॉइंट है कहाँ, कब और कैसे, है ना। तो भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ, है ना। कहा जाता है कि औरंगजेब ने क्या किया था, पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। साउथ इंडिया मतलब दक्कन को भी अपने कब्जे में कर लिया था। जो उसके पिता जो थे शाहजहाँ, वो नहीं कर पाए थे, लेकिन औरंगजेब ने किया था। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। फिर देखिए, सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने किया था, है ना। बिहार शब्द को पहले पहले मतलब किसने उपयोग किया था, प्रयोग किया था, मिनहाज उस सिराज, है ना। इनका पुस्तक है तबकात नासरी। आगे देखिए, इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक कृति को गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद की समर्पित किया था। कहने मतलब कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास को अगर जानना चाहते हैं तो मिनहाज सिराज की जो पुस्तक है तबकात नासरी, उसका अध्ययन करेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं तो पुरातात्विक आधार पर या साहित्य के आधार पर ही हम लोग पुस्तक को क्या करते हैं, अतीत को खंगालते हैं। तो देखिए आगे, मिनहाज सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को आर्य बिहार का नाम दिया। फिर देखिए, अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। फिर देखिए, मध्यकालीन भारत का सब आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था, है ना। मतलब जो भी आर्थिक जीवन था, जो भी पैसा, इनकम का स्रोत जो था, वो क्या था, कृषि पर। आज भी देखते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले कागज़ 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया, है ना। चीन का आविष्कार कहाँ, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ, आपको चीन में हुआ। फिर देखिए, 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुब नुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग होगा, है ना। ये जो था आपका दिशा सूचक यंत्र जो था, इसमें पानी जहाज में इसको दिशा को देखने के लिए यूज किया जाता था। फिर देखिए, 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिर से फिरोजाबाद दिल्ली में मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया, जिससे समय की सही सूचना दी जा सके, है ना। पहले उस तरह का घड़ी नहीं था जो आज का हम लोग घड़ी देखते हैं। जैसे अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, दीवार घड़ी देखते हैं, स्मार्ट वॉच देखते हैं, है ना। लेकिन उस तरह क्या था, पहले आपको बनाया गया था मीनार पर नक्षत्र घड़ियाँ और धूप घड़ी और जल घड़ी बनाया गया था मध्यकालीन में। फिर देखिए, बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखित है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। दरिया साहब का थे, एक मतलब कि कवि थे, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। पटना जिले में पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत सरफुद्दीन अहमद मनेरी, है ना, प्रमुख सूफी संत हैं। पूरा नाम इनका है हजरत सरफुद्दीन मनेरी, सूफी संत हैं। फिर देखिए, अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है ना। अभिलेखागार किसको बोलते हैं,
जहाँ पे डॉक्यूमेंट को, पांडुलिपियों को कलेक्ट किया था। राष्ट्रीय प्लस राज्य सरकार दोनों के लिए अभिलेखागार होता है, नेशनल लेवल पर होता है और राज्य लेवल पे भी होता है आपको अभिलेखागार। फिर देखिए राजतरंगिणी पुस्तक है, किसने लिखा था? कलहन लिखा था। कश्मीर के इतिहास के बारे में, जहाँ राज है ना, वहाँ के राजवंशों के बारे में पता चलता है। पर कश्मीर का इतिहास जानना है तो हम लोग को राजतरंगिणी पढ़ना होगा। राजतरंगिणी लेखक कौन थे? कलहन थे। फिर देखिए तहकीकाते हिंद, तहकीकाते हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी थे। तारीख हिंद भी बोलते हैं ना। तो इसमें ये जो अलबरूनी था, जो मोहम्मद गौरी के समय का था एक लेखक। फिर आगे देखिए इसमें उस समय के रीति रिवाज, धर्म आदि का विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी मिलती है ना। मध्यकालीन अगर इतिहास में हम देखना चाहते हैं रीति रिवाज क्या, धर्म क्या था, है ना, जो भी विस्तृत प्रमाणिक जानकारी देखना चाहते हैं तो हम लोग किताबुल हिंद पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगा, या तहकीकाते हिंद भी पढ़ेंगे। एक ही दोनों किताब है जिसके लेखक कौन थे? अलबरूनी। फिर देखिए तबकात नासरी, मिनहाज सिराज एवं मोहम्मद गौरी गुलाम वंश के शासन के विस्तृत चर्चा करते हैं। फिर देखिए तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा करते हैं। फिर देखिए अकबरनामा, अब्बुल फजल अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण, है ना। अकबरनामा किसने लिखा था? अब्बुल फजल। और एक फैजी भी थे, उसका भाई फैजी भी थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा, है ना। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबर नाम कहलाया। बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी, है ना। बाबर और जहांगीर ने अपना आत्मकथा खुद लिखा, लेकिन अकबर ने ये सब ने क्या किया? अपना जीवनी लिखवाया था। फिर देखिए इब्न बतूता, ये कहाँ का था? अफ्रीका मोरक्को का एक यात्री था जो कि भारत आया था। इसकी पुस्तक है रहला, है ना। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रहला। देखिए विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में यह भारत आया। क्वेश्चन आता है कि किस के काल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। इसको दिल्ली काजी नियुक्त किया गया। सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। शेर शाह सासाराम, है ना, मतलब रोहतास जिला में उसका क्या शेरशाह का क्या मकबरा है। फिर देखिए मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन एक उच्च कोटि की कला का उदाहरण है। वेंकटपुर का शिव मंदिर के लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह के प्राप्त है। फिर देखिए इसामी ने अपनी पुस्तक फतह उस सलातीन में लिखा कि सुल्तान को दहली वालों पर यह संदेह था कि उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात की है। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, जो निश्चित ही जनता को बेवजह परेशान करने का वाला फैसला था। तो देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दौलताबाद, जिसमें सभी जनता परेशान हुए थे। फिर देखिए आगे दोस्तों अध्याय 2 पढ़ेंगे, नए राज एवं राज्यों का उदय। सिर्फ ये मध्यकालीन का बेसिक है, आपको पूरा डेप्थ पढ़ना होगा, एक अलग बुक से ही पढ़ना होगा। लुसेंट क्रॉन भी पढ़ सकते हैं जो कि पूरा मध्यकालीन आपको कवर करेगा। ये आपको बेसिक चीज़ है, सिर्फ जानकारी फैक्चुअल टाइप का, कॉन्सेप्चुअल भी है। देखिए राष्ट्रकूट है तो इसके संस्थापक कौन थे? आपको दंती दुर्ग, राजधानी कहाँ थी? मानखेत। फिर देखिए विदर्भ, महाराष्ट्र का हिस्सा विदर्भ है। कलिंग कहाँ पड़ता आपका? उड़ीसा में, है ना। कलिंग का नया नाम उड़ीसा हुआ, जो अशोक ने हमला किया था और अपने कब्जे में कर लिया था। तो बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक गोपाल का चयन प्रजा ने स्वयं किया था, राजा चुना था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और राजधानी कहाँ थी? उदयपुर। और चिन्ह क्या था चोल वंश का? तो बाघ। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ था। कन्नौज बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही क्या था? आर्थिक रूप से बहुत ही मतलब एक धनी स्टेट था, धनी मतलब एक शहर था। इससे 3 वंशों ने मतलब 3
वंश में वो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, जो कि गुर्जर प्रतिहार, है ना, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल ने किया था, पाल वंश ने किया था। मतलब देखा जाए तो इसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जो थे, लड़ते लड़ते इन तीनों का पतन हो गया, है ना। तीनों एक दूसरे से लड़ाई करते थे कन्नौज को लेकर के। फिर तारिक हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे आपको? अल ब्रूनी। सामंतवादी व्यवस्था भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा वर्ग कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंत व्यवस्था कहते हैं। सामंतवादी व्यवस्था में प्रशासन के केंद्र के बिंदु राजा होते हैं, है ना। मतलब कि जैसे कि राजा ने किसी को क्या किया, ज़मीन दे दिया, और ज़मीन को वो अपना अपना ज़मींदार कहलाया, वो क्या हुआ, वो किसी को दे दिया उस पर खेती करने के लिए, और उससे वो आर्थिक लाभ कमाने लगा, है ना। तो जमींदार क्या हो गया, एक सामंत हो गया, सामंतवादी व्यवस्था कहलाने लगा। गुर्जर वंश का प्रथम शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया था। नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। आगे देखिए दोस्तों, अस्थाई स्वशासन। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। इम्पोर्टेंट लाइन है, देख क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अस्थाई या स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली क्या है प्रमुख विशेषता। जैसे आप देख सकते हैं अभी स्थानीय जो चलता है स्वशासन, जैसे आपका मुखिया का हुआ शासन, जैसे वार्ड कमिश्नर का शासन होता है, वो क्या है? स्थानीय शासन, है ना, शासन है जो कि लोकल बॉडी है। आगे देखिए, चोल शासन के समय 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहला है आपका उर, जन साधारण की सभा। दूसरा है सभा या महासभा, वरिष्ठ या ब्राह्मण की, इससे अग्रहार भी कहते हैं। फिर देखिए नगरम, व्यापार की सभा। समिति को बरियम कहते थे। गांव में वरिष्ठ ब्राह्मणों को अग्रहार कहा जाता था। फिर देखिए राजेंद्र चोल अपनी सेना को राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा तक ले गया और वहाँ से गंगा का पानी लेकर अपने नए नगर में इस पानी को रखाया। यह नहर गंगई कोट चोलपुरम कहलाया, है ना। गंगा पानी लेकर आया अपने नगर में और यह नहर में रखाया पानी को, इसलिए इसका नाम गंगई कोट चोलपुरम कहलाया। कौन था ये? राजेंद्र चोल, है ना। चोल वंश का ये था, आपको राजा था राजेंद्र चोल। बहुत ही अच्छा चोल वंश था, बहुत ही मतलब कि विशाल था, बहुत ही मजबूत सेना था। इसको राजेंद्र चोल ने एक विशाल सेना का गठन किया था। फिर देखिए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनाया, राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया, है ना। क्वेश्चन आता है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया। अब देखिए दोस्तों, आगे है आपका पाल वंश। पाल वंश का स्थापक कौन थे आपको? गोपाल, है ना। पाल वंश बंगाल में हुआ था स्थापना। फिर देखिए 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में बिहार एवं बंगाल के पाल में उदय हुआ। पाल वंश के अन्य शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, है ना। अब जान सकते हैं कि धर्मपाल के टाइम में ही धर्मपाल ने स्थापना कराया था किसका? आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, जो भागलपुर में है। और एक ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है जो कि आपको बिहार शरीफ में है, इसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। देखिए आगे लिखा हुआ, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। भागलपुर के जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने क्या किया था? करवाया था निर्माण। धर्मपाल ने नालंदा महाविद्यालय महावीरों को दान में दिया था। अगला देखिए पॉइंट क्या है दोस्तों, ओदंतपुरी, है ना। ओदंतपुरी मठ की स्थापना भी कराया बिहार से भी जो की है ओदंतपुरी। पाल वंश के संस्थापक पाल वंश के शासक गोपाल ने कराया था उदंतपुरी मठ की स्थापना। फिर देखिए महमूद गजनवी का टाइम आया। गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य है ना। पूछा जाए कि गजनी अभी कहाँ वर्तमान में, तो अफगानिस्तान में एक छोटा सा राज्य था, अभी भी है वो। फिर वहीं से आपको महमूद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। सन 1010 से 1025 के बीच 1010 से 1025 के बीच महमूद ने
उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिसमें बहुत से संपन्न मंदिर मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। कहा जाता है ऐसा कि पहले ज़माने में जो लोग थे भारत पर हमला किया करते थे, जो मध्यकालीन जो भी हमला हुए हैं, तो पहले ये उद्देश्य रहा था कि धन की लूटपाट करना था और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। लेकिन कुछ ऐसे मतलब आक्रमणकारी हुए जैसे मोहम्मद गोरी, वो आए और यहाँ आके अपने गुलामों के द्वारा सेटल हो गए। तो आगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कुल 17 बार महमूद गजनवी ने हमला जो किया भारत पर कितना बार किया, टोटल 17 बार किया। और सोमनाथ पर जो हमला था, क्वेश्चन आता है कि गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे जो हमला था वो केमा हमला था, आपको 16वीं बार हमला था। 16वीं बार में हमला किया सोमनाथ पर और 1025 में किया था। 1026 में आपको जाटों पर हमला किया गया था, जाटों से युद्ध हुआ था। 1027 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए दोस्तों आगे, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण आपको 1025 सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। फिर उसके बाद देखिए सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। फिर देखिए उद्देश्य था इसका पहला क्या था, धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। फिर देखिए महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 साल बाद तुर्की के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में प्रारंभ हो गया। शाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन थे, फिरदौसी थे, है ना। शाहनामा पुस्तक है, उसमें मध्यकालीन इतिहास का स्रोत है, फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। अब आगे देखिए मोहम्मद गौरी, जो कि गौर एक प्रदेश था उसी के जगह के रहने वाला था ये मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना। फिर मोहम्मद गौरी ने धन प्राप्त करने के लिए स्थानीय शासन स्थापित करने की योजना बनाई। फिर तराइन का पहला युद्ध हुआ और दूसरा युद्ध भी हुआ। पहला युद्ध हुआ आपको 1191 में, चौहान वंश के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उससे जंग हुआ, मतलब युद्ध हुआ 1191 में, तो वो मोहम्मद गौरी की हार हो गई। और दूसरी जो हुई युद्ध 1192 में गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की पराजित हुई, हार गए। फिर एक नया शहर राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया, वहाँ से गंगा पानी, ये तो पढ़ चुके हैं। फिर देखिए आगे दोस्तों, राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मलाया द्वीप का सुमात्रा देशों में हुआ था। इस अभियान से उसने जल थल सेना का उपयोग किया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ, आपको तंजावुर। फिर अभिलेख उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु। आगे देखिए दोस्तों, इसमें अफगान शासन पढ़ना है आपको, अध्याय 3 में तुर्क अफगान शासन। देखिए अब दौर यहाँ चलता है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपको, जो बहुत ही विश्वसनीय कह सकते हैं दास था, गुलाम था मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को सौंप के चला जाता है मोहम्मद गौरी। तो वो लाहौर में ही रह के अपना शासन चलाता था। आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं से गुलामत की स्थापना हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था गुलामत की स्थापना। तो देखिए प्रारंभिक तुर्क शासक 1206 से 1290, है ना। क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश जो चला आपको 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश चला आपका 1290 से 1320, फिर तुगलक चला 1320 से 1414, फिर सैयद 1451, फिर 1451 से 1526, है ना। 5 वंश हुए सल्तनत काल के टाइम। पहला हुआ आपको गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा हुआ सैयद वंश, फिर 5वां हुआ लोधी वंश, है ना। लोधी वंश के बाद आपको ख़त्म होता है सल्तनत काल, और फिर उसका बाबर आकर के मुगल वंश की स्थापना कर देता है। देखिए सबका टाइम लाइन है। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए 1210 से 1206 से 1210 तक रहा, सिर्फ 4 साल के लिए। इल्तुतमिश जो आपको 1210 से 36 तक रहा। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक। बलबन फिर रहा 1266 से 87। खिलजी वंश आया, फिर इसके संस्थापक कौन से आपको 1290 से 96 जलालुद्दीन खिलजी रहा। अलाउद्दीन खिलजी फिर रहा 1296 से 1316। फिर देखिए तुगलक वंश आया 1320 1414 तक। इसका संस्थापक था तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, GST भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक MBT 1324 से 1351। फिर फिरोज शाह तुगलक FST 1351 से 1388। फिर देखिए सैयद आया, सैयद वंश संस्थापक खिजर खां। फिर लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी,
और आखिरी कौन था बादशाह इसका? बहलोल लोदी फिर शुरू हुआ था, इब्राहिम लोदी सबसे लास्ट में था। इब्राहिम लोदी को मार के मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। अब देखिए गुलाम वंश पढ़ लेते हैं। 1206 से 1290 गुलाम वंश का शासनकाल रहा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम सेना नायक था। भारत प्रदेशों की देखभाल की नियुक्त उसे मोहम्मद गोरी ने किया था। मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, उसको हिंदुस्तान में छोड़ के चला गया, बोला कि अब तुम इसकी देखभाल करो, है ना। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हो गई। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, है ना। वो उसके जो गुरु थे कुतुबुद्दीन काकी जो थे बख्तियार खिलजी के नाम, है ना। उनका जो गुरु था ऐबक का, उसी के नाम पर कुतुबुद्दीन जो उनके ये थे गुरु के नाम पर ही डाला गया नींव कुतुब मीनार का। लेकिन पूरा जो करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, क्योंकि वे कुछ दिन में 4 साल शासन करने के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। फिर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। इसने लाहौर में अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। फिर देखिए 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में किया था, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मंदिर मतलब एक मस्जिद बनाया। मंदिर पहले वो था, 2.5 दिन का झोपड़ा फिर अजमेर में बनाया। फिर देखिए आगे एक कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी बनाया दिल्ली में। फिर 1210 ईस्वी में चौगान, है ना, खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, है ना। एक खेल होता है जो घोड़ा पर खेल करके बैठ के घोड़ा पर उसको दौड़ते हुए, आपको घोड़ा पर दौड़ते हुए एक बॉल को मारना होता है। चौगान, है ना, पोलो शायद उसको बोलते हैं। उसी से वो गिर के घोड़े से उसकी मृत्यु हो गई और तो घोड़ा भी चढ़ गया और वो उसी टाइम मर गया। तो आगे देखिए दोस्तों, 1210 तो हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, हाँ, जो मात्र 8 महीना शासन किया। आराम शाह की हत्या 1210 ईस्वी में कर दी गई। दिल्ली पर गद्दी बढ़ गया, आपको इल्तुतमिश बढ़ गया। तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त होता है। अल्तमश इल्तुतमिश का मूल नाम था, ना। अल्तमश था असली नाम इल्तुतमिश का। कहा जाता है कि वास्तविक जो संस्थापक गुलाम वंश का था वो आपको इल्तुतमिश ही था। उसी ने पूरा प्रसार किया, पूरा फैलाया अपने गुलाम वंश को। लेकिन वो ऐबक जो था कुछ ही साल रह पाया। इल्तुतमिश ने ही अच्छा खासा शासन चलाया। उसकी बेटी फिर रजिया सुल्तान भी बैठी थी। आगे देखिए दोस्तों, शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टका और तांबे का जित्तल, है ना। चांदी का टका और तांबे का जित्तल के नाम से सिक्का चलाया। चांदी का जो सिक्का उसको टका बोलते थे और तांबे का सिक्का को जित्तल। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त किया। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था, कि वो गुलाम था, तो गुलाम बन के वो शासन करता था। इल्तुतमिश क्या किया, खलीफा से अपना उपाधि सुल्तान का ले लिया। फिर देखिए इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान थी, किस बेटी थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी कौन, आपको रजिया सुल्तान बनी। तुर्क राज को मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए करने का काम बलबन द्वारा किया गया। इन शासकों को मामलुक भी कहा जाता है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति को चलाया था। क्वेश्चन आता है कि किस राजा ने रक्त और लौह की नीति को चलाया, तो बलबन ने चलाया था। देखा कि दोस्तों खिलजी वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश के बाद, जो 1290 से 1320 तक है। 1330 नहीं, 1320 तक है। आगे देखिए 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने ममलुक वंश के अंतिम सुल्तान कैकोबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक राजवंश खिलजी वंश की स्थापना कर दी। गुलाम वंश के शासन जो समाप्त 1290 में हो गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना किया, है ना। कैकोबाद को मार के किया था स्थापना खिलजी वंश का। खिलजी वंश का प्रसिद्ध सुल्तान कौन हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। फिर देखिए खिलजी, है ना, खिलजी इसने उत्तर भारत में कई अभियान चलाए। आगे देखिए क्या क्या चलाया। गुजरात में चलाया अभियान खिलजी ने, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने आपको गुजरात को जीता। राजा करण को हरा कर रणथंभौर जीता। हमीर देव को हरा करके मेवाड़ को जीता।
रतन सिंह को हरा के, मालवा को जीता महलक देव को हरा कर, जलौर को जीता कन्हा देव को हरा के। क्वेश्चन आता है कि जब हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने तो उस टाइम में वहाँ का शासक कौन था। जैसे गुजरात में शासक कौन था, राजा करण था। आगे देखिए, गुलाम मलिक कफूर है ना, एक विशाल मलिक कफूर एक हिजड़ा था, और वो जो का था आपको अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ही साउथ इंडिया पूरा जीता गया था, पूरे दक्षिण भारत पे कब्जा किया गया था मलिक कफूर के द्वारा। फिर दक्षिण भारत भी भेजी, विस्तार किया, विजय किया। जैसे कि देवगिरी देख सकते हैं, हमला किया तो वहाँ का शासक कौन था, रामचंद्र देव। तेलंगाना पर हमला किया तो वहाँ का शासक कौन था, आपको प्रताप रुद्रदेव। होयसल राज्य जो हमला किया तो बीरवाल नाल था। फिर पांड्य राज पर हमला किया तो सुंदर पांड्य था। हालांकि जितने भी क्षेत्र को दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता उस पर सीधे शासन करना नहीं समझा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी दक्षिण भारत से काफ़ी दूर थी, वहाँ से शासन करना संभव नहीं था। इसी कारण दक्षिण भारत के राजाओं को उसके राज को लौटा दिया और अपने नियंत्रण में शासन करने को कहा, और इसके बदले एक निश्चित कर दक्षिण भारत के राजा उसको भेजा करते थे। मतलब जो भी शासक हार गए तो उस पर क्या किया, अपना कब्जा कर लिया और वो राज को वापस कर दिया, और बोला कि इसके बदले में हमको हर साल टैक्स से भेजते रहिए और शासन आप करते रहिए, क्योंकि वो दिल्ली से चला पाना डायरेक्ट उसको बहुत मुश्किल था, इसलिए वो सबके राज को वापस लौटा दिया था। फिर देखिए, ठीक उसी तरह विपरीत तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक दक्षिण भारत से सीधे नियंत्रण में लेकर कर लिया, है ना। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, दक्षिण भारत को अपने सीधे नियंत्रण में कर लिया। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, है ना। इसको 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए 1000 दिनारी भी कहते हैं मलिक कफूर को। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, इसका मूल नाम था मोहम्मद खुसरो। फिर देखिए, घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया को लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था, है ना। घोड़ा को दागना था, वजह क्या था इसका, कि अच्छे अच्छे घोड़े युद्ध में जा सके, बीमार घोड़े, खराब नस्ल के घोड़े युद्ध में ना जा सके, है ना। फिर जितना सैनिक थे उसका हुलिया, पूरा उसका चेहरा, फेस, नाक, कान, नाक स्केच किया जाता था, और वो एक आईडी की तरह काम करता था। आगे देखिए दोस्तों, खिलजी ने एकता प्रथा समाप्त कर दिया, है ना। एकता प्रथा क्या था कि सैनिकों को पहले क्या था कि पैसा नहीं दिया जाता था, उसको कुछ थोड़ा सा ज़मीन दे दिया जाता था, और ज़मीन पर वो खेती करके अपनी जीविका को चला सकता था। लेकिन फिर खिलजी वंश में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़मीन लेकर के सबको पैसा देना शुरू कर दिया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया। तो आगे देखिए दोस्तों, आपको देख सकते हैं तुगलक वंश फिर आया खिलजी के बाद। सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला वंश था आपको तुगलक वंश। देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी बोल सकते हैं। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का जाल किसने बिछाया, फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलकनामा के लेखक कौन थे, अमीर खुसरो। फिर भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम हुआ। फिर देख, ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे, नसरुद्दीन महमूद थे। फिर तारीख़ फिरोज शाही की पुस्तक लिखा जियाउद्दीन बर्नी थे, तारीख़ फिरोज शाही। फिर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया, है। देवगिरी का नाम बदल कर उसका दौलताबाद भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आगे देखिए, आगे इसमें है मोहम्मद तुगलक ने दीवाने अमीर को ही, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि दीवाने अमीर को ही एक कृषि विभाग था, उसका स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि लगान की उपज दर अधिक कर लिया, लगभग उपज का आधा कर लेता था। फिर देखिए आए सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान थे। खिजर खान तैमूर लंग का सेनापति था। फिर देखिए, सैयद वंश का अंतिम शासक, अंतिम आपको जो क्या था, शाह था, है ना, आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, आलम शाह। पहला जो संस्थापक कौन था, खिजर खां, सैयद वंश का। फिर देखिए, तुगलक वंश के बाद 1586 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोधी वंश का शासकों का काम किया।
फिर देखिए लोदी वंश आया। सिकंदर लोदी ने आगरा को एक नई राजधानी बनाया। आप 1504 में आगरा की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में। फिर देखिए बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का चलाया था। चौधरी लगभग 100 गाँव का प्रधान होता था। क्वेश्चन आता है कि चौधरी किसको कहते हैं, जिसके अंडर में 100 गाँव थे। फिर देखिए कैसे अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर विजय हुआ। बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए है ना पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बुलाया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई 1517 में और फिर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई आपको 1526 में युद्ध लड़ते लड़ते पानीपत के युद्ध में। आगे देखिए गुलाम वंश देख रहे हैं आप लोग। संस्थापक कुतुब ऐबक, खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, फिर तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान, लोदी वंश संस्थापक बहलोल लोदी। आगे देखिए दोस्तों मंगोल का खतरा है ना, मंगोल का खतरा था। खिलजी के टाइम भी था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भी था, लेकिन सबको ख़त्म किया कैसे कैसे। 1219 में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना उज्बेकिस्तान पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोल के आक्रमण बढ़ गए। फिर सैनिक विभाग दीवाने अर्ज का प्रमुख अधिकारी अरिजे ममालिक कहलाया। तो उस टाइम में जो सैनिक विभाग था उसको क्या बोलते थे, दीवाने अर्ज। उसका हेड जो क्या था, अरिजे ममालिक। फिर दाग होलिया और सैनिक को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने देना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार एवं नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की है ना, मार्केट पॉलिसी चलाया था। पूरे सामान को जो कीमत था कभी बढ़ने नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सब पर कंट्रोल किया था। तो बहुत ही क्वेश्चन फेमस है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने किया था शुरुआत, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 48 जित्तल का एक टंका आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय लगभग 15 किलोग्राम के बराबर 1 मन था। अभी 40 केजी के बराबर 1 मन है, लेकिन उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 15 किलोग्राम के बराबर 1 मन होता था। अपने उपाय को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न लोगों को नियुक्त किया था। जैसे बाजार नियंत्रक को कहते थे साहना कहते थे, है ना। फिर खुफिया अधिकारी को बोलते थे बरीद ममालिक होता था, मतलब एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम करता था, सीआईडी की तरह। मुनिहयान को गुप्तचर कहते थे। उस जमाने में शासन प्रणाली का ये हिस्सा था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की तरह कागज मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्का चलाए, है ना। सांकेतिक मुद्रा का देने का शुरुआत किया था। इतिहासकार बर्दी ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ऊंचे प्रदान किए, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इतना वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इतना वो अपने आप को मतलब कि रिसर्च कर रहा था, जो भी उसका शासन होता, जो भी उसका वो काम होता था वो फेल्योर होता था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो जियाउद्दीन बर्नी ने बोला कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया। आगे देखो दोस्तों, अध्याय 4 में पढ़े मुगल साम्राज्य के बारे में। आपको मुगल साम्राज्य में क्या है, तैमूर लंका आक्रमण 1398 से 99। फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली का सल्तनत पतन शुरू हो गया। फिर देखिए उसके बाद मुगल एक जाति से तुर्की का 2 महान मध्य एशिया राजवंशों की वंशज थी, है ना। आपको देख सकते हैं चंगेज वंश से था, उसकी माँ थी बाबर की, और मंगोल की तरफ से उसके पिता थे बाबर के। तो दोनों मिला के मुगल वंश तैयार होता है। फिर देखिए मुगल जो थे, मुगल जाति तुर्की और 2 महान मध्य एशियाई राजवंशों की वंशज थी। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी, अब पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। आपको हालांकि मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज ही मतलब मानते थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग देख सकते हैं बाबर के भारत पर 5 बार आक्रमण किए, लगातार 5 बार हमला किया था बाबर ने। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में। बाबर पहली बार लगभग युद्ध नीति का तोपखाने का प्रयोग किया था, जिसमें ये इसका विजय हुआ। चीनी यात्री
मुहान से बंगाल के रेशम कीड़े पालन करने की जानकारी मिलती है। फिर देखिए दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, रामनीति की हार हुई। फिर देखिए खानवा युद्ध हुआ 1527 में, चित्तौड़ का शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। और चंदेरी युद्ध हुआ था 1528 में, है ना, 26 से 28 चंदेरी शासक मेदिनी राय के साथ। फिर घाघरा युद्ध हुआ था 1529 में, महमूद अफगानों के साथ। ये चारों युद्ध में विजय हो गया बाबर। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर स्वयं आत्मकथा में हिंदुस्तान के विषय के बारे में लिखा है। बाबर उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर भारत आया था। ने उत्तर पश्चिम कौन सा जगह है? जम्मू कश्मीर होकर ऊपर से। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली है। बाबर खानवा युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। फिर आगरा के आराम बाग से बाबर को दफनाया गया, लेकिन बाद में बाबर को काबुल ले जा करके उसके द्वारा चुने गए जगहों पर दफनाया गया। पहले आगरा में दफनाया गया, फिर काबुल ले जाकर उसको दफनाया गया बाबर को। बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की जो मृत्यु भाषा थी, मदर टंग जो थी, वो थी आपको तुर्की थी। फिर देखिए हुमायूं उसका बेटा आया। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर के मरने के बाद बादशाह बना हुमायूं। फिर देखिए 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नए नगर की स्थापना की, यमुना नदी के तट पर। फिर देखिए हुमायूं के दो प्रमुख युद्ध हुए, चौसा का युद्ध और पिलग्राम का युद्ध। दोनों में हुमायूं की हार हो गई, है ना। शेरशाह के बीच हुआ था, शेरशाह जीत गया। 1539 में चौसा युद्ध हुआ था, 1540 में कन्नौज या पिलग्राम का युद्ध। पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। इसी हमीदा बानो बेगम से बेटा हुआ था अकबर। आगे देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम, है ना, बाबर की पुत्री थी। हुमायूं नामा की जो पुस्तक लिखी गुलबदन बेगम, वो कौन थी? बाबर की पुत्री, मतलब हुमायूं की बहन थी। फिर देखिए सम्राट अकबर के आदेश पर हुमायूं नामा की रचना की गई, है ना। अकबर ने क्या किया? हुमायूं नामा को लिखने के लिए कहा था अपने, है ना। उसकी फूफी लगी, उसकी बहन थी आपको हुमायूं की, और बाबर की बेटी थी आपको गुलबदन बेगम। अकबर का टाइम आता है। अकबर ने क्या किया? उसका जन्म कब हुआ? 1542, 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट। माता नाम हमीदा बानो बेगम, बचपन नाम था जलाल, है ना, जलाल थे। फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम उसका दिया गया। 13 वर्ष की उम्र में वो बादशाह बन गया, बहुत कम एज में बना। बैरम खान को अकबर को राज काज की शिक्षा, अकबर के संरक्षण भी बैरम खान ने किया था, है ना। उस टाइम में अकबर बहुत कम उम्र था, इसलिए उसका संरक्षक बनाया गया था किसको? बैरम खान को। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाही संस्थापक माना जाता है ना। अकबर ने ही क्या किया? पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करके अस्थायी रूप से वो शासन चलाने लगा। इससे पहले जो भी बाबर आए, हुमायूं आए, जो अस्थायी रूप से रहे, फिर मर गए। अकबर ने पूरा बागडोर अपने हाथों में लिया। अकबर का दरबारी इतिहासकार अब्बुल फजल और फैजी भी था, है ना। अब्बुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। आईने अकबरी की रचना अब्बुल फजल के द्वारा हुआ। सुलह कुल नीति अकबर ने अपनाई। क्वेश्चन आता है कि सुलह कुल नीति किसने अपनाया? तो आपको अकबर ने। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने चलाया 1582 में। फिर दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? बीरबल था। सिर्फ एक जो आदमी जो था, बीरबल था, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। फिर देखिए दोस्तों, अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे? बीरबल, अब्बुल फजल, तानसेन। फिर इसके बाद हो गया मनसबदार अब्दुल रहीम खान खाना। फिर इसके बाद देखिए टोडरमल वित्त मंत्री था। मानसिंह आपको था। मुल्ला दो प्याजा था। तो इसी तरह देख सकते हैं अकबर के समय मनसब एक क्या था? पद था। यहाँ पर देखिए दोस्तों भगवान दास भी था। ये क्या लिखा हुआ? भगवान दास। फिर अकबर समय मनसब एक पद था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में लाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर, है ना। अकबर ने 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन आएगा बिहार को और बंगाल को कब मिलाया अकबर ने? तो 1576 में मिलाया, 1576। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा निर्माण करवाया था। दास प्रताप कब कराया? 1562 में। अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब था? 1576 में। महाराणा प्रताप के समय साथ हुआ था।
हल्दीघाटी युद्ध 1576 में। दूसरा युद्ध जो हुआ था आपका पानीपत का 1556 में हेमचंद्र हेमू के साथ, जो हेमू की हार हो गई पानीपत का दूसरा युद्ध में। आगे देखिए दोस्तों, जहांगीर का टाइम आया। जहांगीर अकबर का क्या था, पुत्र था। 1605 ईस्वी में गद्दी पे बैठा जहांगीर, और उसके बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर को न्याय का जंजीर भी कहा जाता है। न्याय का जंजीर किसको कहते हैं? जहांगीर को। जहांगीर के समय को चित्रकला को स्वर्ण कला कहा जाता है। मतलब इस ज़माने में जहांगीर के टाइम चित्रकला खूब उत्थान हुआ, खूब उसका तरक्की हुआ। और इसके टाइम आपको अकबर टाइम देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने में किताबों को मतलब संरक्षण किताब लिखा गया, इसलिए साहित्य कला का उत्कर्ष हुआ। फिर देखिए शाहजहाँ के टाइम स्थापत्य कला का उत्कर्ष हुआ है ना। देखिए नूरजहाँ जहांगीर की क्या थी, पत्नी थी। नूरजहाँ का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। जहांगीर का मकबरा रावी नदी के तट पर है, जो कि लाहौर में है। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था आपको विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने। अब्दुल रहीम खाना जहांगीर के गुरु थे। अब्दुल रहीम खाना क्या थे? जहांगीर के गुरु। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, है ना। नूरजहाँ के सम्मान में क्या किया? जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर सिक्के हो गया। शाहजहाँ देखिए, शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। फिर शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली 1638 में लाया। फिर देखिए शाहजहाँ ने लाल किला, ताजमहल, है ना, आदि जैसे अनेक भवन का निर्माण कराया। स्थापत्य कला का बहुत बड़ा प्रेमी था शाहजहाँ। फिर देखिए आया आपका औरंगजेब का टाइम, देख सकते हैं, जो बहुत ही लास्ट में इसका आखिरी समझ मान सकते हैं। मुगल वंश का पता नहीं ही से ख़त्म होने लगा था औरंगजेब के टाइम से। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल वंश का अंत होने लगा। फिर देखिए जन्म 1618 में दोहाद गुजरात में हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब को जिंदा पीर, है ना, जिंदा पीर कहा जाता है। यह सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू किया, अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला, है ना। जजिया कर कहते थे जो गैर मुस्लिमों से लिए जाता था। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दिया। फिर देख औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू थे, है ना। क्वेश्चन आता है कि किसके टाइम में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे? तो औरंगजेब के टाइम। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में हिंदू हो गए सबसे ज़्यादा। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। फिर देखिए आगे, भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम भारत से होता था। फिर देखिए मालवा बाज बहादुर 1561, राजधानी मोडू। 1602 में राजकुमार सेलिम के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन अभियान स्थापित करना पड़ा। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो देख सकते हैं अकबर के बारे में कुछ छूट गया था, इसमें पढ़ सकते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी। धार्मिक भावनाओं को सम्मान करने के लिए बहुत संख्यक हिंदुओं को समर्थन प्राप्त करने के लिए 1563 तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया था। फिर जजिया कर लेना बंद कर दिया 1564 में। फिर देखिए आगे यहाँ पे अकबरनामा, है ना, अब्बुल फजल के 3 भागों में लिखा है। अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा पहला भाग में। दूसरा भाग में लिखा अकबर शासन का इतिहास, प्रशासन, राजा साम्राज्य, भूगोल के बारे में लिखा तीसरा पार्ट में। फिर देखिए आगे यहाँ पे आपका है नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पर मुगल साम्राज्य से संबंधित मूल बिंदु है ना। पहले तो आप यहाँ देखिए इसका यहाँ पे औरंगजेब हो गया। फिर इसके बाद हो गया सुलाहिकुल। सुलाहिकुल देखिए यहाँ पर अकबर द्वारा भारत अपनाई गई थी। फिर धार्मिक नीति सभी धर्म के मानने वाले थे। सही सूचना व्यवहार किया, मतलब सभी धर्म को एक जैसा देखता था अकबर। फिर शाहजहाँ 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ गद्दी बैठा। शाहजहाँ ने दारा को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया। तीन भाई नहीं माना, है ना। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, जिसमें दारा सिकों को उत्तराधिकारी माना था। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश के तहत 1663 में अहोम राज्य असम को अधीन कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा।
1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर तहस नहस कर दिया। नादिर शाह ने और शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया तख्त तौश मयूर सिंहासन उसमें लेके भाग गया, कोहिनूर हीरा लेके चला गया नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था। फिर देखिए अकबर मुगल समाज के वास्तविक संस्थापक जानते ही हैं। फिर देखिए दोस्तों मनसबदारी क्या था। इसमें देखिए मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासन प्रणाली थी जिसमें अकबर के प्रारंभ किया। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका नाम काम है, इसका मतलब मूल क्या है, मतलब होता है पद या रैंक, है ना। मनसब अरबी शब्द है, शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की महसब निश्चित थी, मनसब निश्चित थी। जो ज़्यादा मनसब होता है वो ज़्यादा हाई रैंक का अधिकारी होता है। जैसे अभी क्या है एसपीडीएम का एक बड़ा पद माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला के किले, है ना। देखिए मध्यकाल में देखिए क्या था, निर्माण 3 शैली का था। फिर नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेथर शैली। नागर शैली क्या थे, नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच में धरती में पाया जाता है। फिर द्रविड़ शैली क्या है, कृष्ण और कावेरी मतलब साउथ इंडिया में पाया जाता है। बेथर शैली क्या है, द्रविड़ और नगर मिला के बेथर शैली बनाई गई। बेथर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच में प्रदेश में संबंध रखती है। नागर शैली देखिए दोस्तों वर्गाकार आधार पर निर्मित था और द्रविड़ शैली की मंदिर आयताकार आधार पर। नागर शैली देखा तो वर्गाकार था और द्रविड़ शैली क्या था, आयताकार था। इधर देखिए दोस्तों, इधर कुछ पॉइंट है। मुगल समाज का मूल बिंदु देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है मुगल समाज के संबंधित बिंदु में क्या है। मुगल गुरु अर्जुन देव शाहजहाँ के समकालीन थे। फिर महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी। शेर शाह के समय मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती पुस्तक लिखा था। गुरु गोविंद सिंह की सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो 1699 में खालसा पंथ का स्थापना की। केस कड़ा कच्छा कृपान कंघा आदि रखना सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया और औरंगजेब ने दिल्ली लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर दो था। किसान के उपज पर ऊपर कितना कर लिया जाता था उसे अकबर ने राजस्व अंतरी करते थे, है ना। ये जो देखिए ये जो था आपका पोलज, है ना, जिस पर हर साल खेती होता था। फिर देखिए पड़ती जिसमें एक साल अंतर बहुत होता था। फिर देखिए चापर, इसमें कुछ अंतराल पर बुआई और बंजर लंबे समय तक बिना बुआई वाली जमीन थे। लोगों का आम जीवन का था। तो जो कि बाबरी में बाबर ने लिखा कि किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे, है ना। इसके बाद लंगोट का वर्णन जो पुरुष पहनते हैं, महिलाओं की साड़ियों का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। आगे देखिए दोस्तों, नागर शैली ये आपने पढ़ा। फिर देखिए निर्मित मंदिर शीर्ष पर्वत सम्मान होता है। जो नागर शैली में क्या होता है, जो मंदिर होता है वो क्या होता है, पर्वत समान मतलब शीर्ष पर्वत समान होता है, पहाड़ की तरह दिखता है। द्रविड़ शैली से बने मंदिर शिखर पिरामिड या प्रिज्म आकार के होते हैं। दशावतार मंदिर देखिए उत्तर प्रदेश के निर्माण राजा मिहिर भोज ने कराया था। तेली मंदिर निर्माण राजा मिहिर भोज ने कराया था। तेली मंदिर के शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा नागर शैली में है। फिर देखिए खजुराहो मंदिर कहाँ, नागर शैली से आपका है। फिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर जो कि कलिंग शैली से निर्मित है। फिर देखिए गर्भगृह मंदिर का केंद्रीय भाग मूर्ति स्थापित जहाँ होता है उसको गर्भगृह कहते हैं। मीनाक्षी मंदिर देख सकते हैं आप लोग। मीनाक्षी मंदिर जो था आपको द्रविड़ शैली से बना है जो मदुरई में है। फिर दक्षिण भारत की अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली में है। जो भी देखिए उत्तर भारत में नागर शैली बना है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से मंदिर बने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली से बना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग शैली से निर्मित है। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार से विकसित मलिक बिया इब्राहिम का मलिक बिया का मकबरा है। बिहार शरीफ में है। सूफी संत मलिक इब्राहिम का यहाँ मकबरा है।
फिर देखिए आगे दोस्तों, तुर्की की भव्य इमारत, इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सूफी संत कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी, देखिए मतलब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। 71.4 मीटर इसकी ऊंचाई है। पहली मंजिल ऐबक ने बनाया और 3 मंजिल और इल्तुतमिश ने बनवाया था। इस मीनार का शीर्ष जो था बिजली वज्रपात की गिरने के कारण टूट गया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसको मरम्मत करवाया। इसमें 1 मंजिल और जोड़ा गया। अभी 5 मंजिल का क्या है, कुतुब मीनार है। देखिए तुगलक ने कराया कुतुब मीनार का निर्माण लाल बालू पत्थर, है ना, लाल बालू पत्थर तथा संगमरमर निर्माण हुआ था इस्लामी शैली का इस्तेमाल करके। आगे देखिए दोस्तों, इसमें कुछ और स्थापत्य कला है। इसमें है मेहराब वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा अलाई दरवाज़ा में दिखते हैं। अलाई दरवाज़ा कहाँ, कुतुब मीनार में ही, जो कि अलाउद्दीन खिलजी बनाया था अलाई दरवाज़ा। बिहार सिंह में स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक मियाँ का मकबरा, तेल्हाड़ा का मस्जिद, बेगोहजाम का मस्जिद तुर्क अफगान शैली में। अटाला मस्जिद कहाँ, अटाला मस्जिद आपको जौनपुर में। फिर देखिए बिहार के तुर्क काल में सबसे महत्वपूर्ण इमारत क्या था, बिहार सिंह में स्थित, ये तो पढ़ चुके हम लोग अभी, बार बार यही पढ़ रहा। मुगल काल का प्रारंभिक बाव का निर्माण बाबर ने लिखा था। इत्मीनुद्दौला का मकबरा, पहली बार पितुद्दौला रंगीन पत्थरों का चिकारी का प्रयोग किया गया है। इत्मीनुद्दौला नूरजहाँ का पिता था। फिर उसके बाद शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नया नगर स्थापना किया 1638 में। प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला निर्माण किया गया। औरंगजेब ने लाल किला से मोती मस्जिद पत्नी की याद में महाराष्ट्र में औरंगाबाद बीबी को मकबरा बनवाया था। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत खां मंदिर स्थित अकबर मकबरा। फिर जहांगीर के समय बिहार प्रांतपति इब्राहिम खान काकर ने बनवाया। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। बिहार के सासाराम में 3 मकबरा निर्माण हुआ। फिर देखिए शेर शाह और उसके पुत्रों द्वारा बनाया गया था अफगान शैली में। महाबोधि मंदिर बिहार के नगर शैली में बने हुए हैं। देखिए आगे दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया आपको, अकबर ने। अकबर का किला अकबर, हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया, इत्मीनुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया अपने पिता की याद में। फिर देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ताजमहल शाहजहाँ, लाल किला शाहजहाँ, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, कोणार्क मंदिर नरसिंहदेव प्रथम, आरामबाग बाबर, जगन्नाथ मंदिर गंगदेव, आगरा फोर्ट अकबर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, यहाँ पे आगे देख सकते हैं कुछ पढ़ना है इसमें। शहरी व्यापारी एवं कारीगर। फिर देखिए बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखा है। उसका किताब का नाम है बादशाह मतलब आत्मकथा तुझके जहांगीरी। जहांगीर ने लिखा था। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, माउंट आबू राजस्थान में है, सोमनाथ गुजरात में। मोल का रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थी। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया था। ढाका का मलमल सार संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मछलीपट्टनम सूची बस से निर्माण केंद्र थे। खम्बात के रेशमी कपड़े के मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बिक्री नियंत्रित करनी पड़ी। तो उस ज़माने में देखिए क्या सामान बिकता था। फिर देखिए कश्मीर ऊनी सालों के लिए विख्यात था, आज भी बहुत फेमस है। बर्तनों पर सोना चांदी सुंदर जड़ाव कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध था। बीदर आपको साउथ इंडिया में है। कांस्य की बनी चोलकालीन मूर्तियाँ कारीगरी शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना था। चोल कांस्य मूर्तियाँ लुप्तमोम विधि से बनाई जाती थी। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर देखिए आगे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और। वीडियो लंबा हो चुका है, थोड़ा सा और वीडियो 10 मिनट का देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है, पूरे एक क्लास को ख़त्म करना है 7 क्लास का, इसलिए फैक्चुअल ज़्यादा इसमें हो जाता है। आप चाहे वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। 1.25 या 1.5 पर देखिए तो वीडियो जल्दी आपको चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इसके अंतर्गत कई व्यापार एक साथ मिलकर
साझेदारी से कंपनी बनाते थे। किसी भी व्यापारिक गतिविधि को जुड़े लाभ हानि के सही बराबर साझेदार थे। देखिए 1704 में औरंगजेब का पोता अजीम उस समय बिहार का सूबेदार था। अजीम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया, इसे अजीमाबाद का नाम दिया, है ना। पोता अजीम नाम था औरंगजेब का, पोता अजीम, उसके नाम पर अजीमाबाद नाम दिया गया पटना का। फिर देखिए लोदियों का मोहल्ला, है ना। अब देखिए बिहार स्पेशल कुछ यहाँ तो क्वेश्चन मिल रहा है, बिहार का क्वेश्चन इसमें कुछ आता है। लोदियों मोहल्ला लोधी कटरा कहलाया, जो पटना सिटी में है। मुगल सेना के अधिकारी जहाँ रहते थे उसको मुगल पूरा कहते थे, और शेर शाह परिवार के रहने वाले जगह को कैमा सिकोह कहते थे। उलेमा साहित्यकार कवि शायक का मोहल्ला था। फिर देखिए सदर और सुदूर मुख्य न्यायाधीश का निवास था। अंग्रेज़ों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारी क्या था, एक व्यापारी फैक्ट्री 1620 में बनाई गई। औरंगजेब ने अंग्रेज सोरा पटना से अंग्रेज सोरा प्राप्त कर थे। सोरा कहाँ से मिलता था? पटना से मिलता था आपको अंग्रेज़ों को। यूरोप में इसकी खूब मांग थी सोरा की, इससे बारूद बनाया जाता था। फिर देखिए आगे पटना से चावल, चीनी, बंगाल से बाजरा। फिर देखिए पटना के निकट लखवाड़ा कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र। 1620 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा पटना में रेशम धागे के कारखाने निर्माण किए गए। 1580 में मुगल बादशाह अकबर ने टेक्सास सिक्के बनवाने का केंद्र बनाया, अकबर ने 1580 में। फिर देखिए आगे है 1505 ईस्वी में अजीम के समय यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द प्रयोग किया गया। गुजरात में जैन व्यापारियों का बोलबाला था। फिर देखिए पश्चिम भारत व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी भारतीय बाजारों का वर्णन किया है। फिर देखिए पुर्तगाली भारत के व्यापारिक पैठ स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश था। पुर्तगाल में अपनी मजबूत एवं श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंद महासागर में लाल सागर के समुद्री मार्ग अधिकार जमा लिया। तो देख सकते हैं दोस्तों आगे इसमें 17वीं शताब्दी में अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड, डच, फ्रांस व्यापारियों के भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फिर अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक व्यापारिक गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास, बम्बई कोठियों का निर्माण किया। फिर देखिए भारत में विदेशी व्यापारी आने का क्रम पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेनिश, फ्रांसीसी आए। सबसे पहले पुर्तगाली आया। फिर देखिए पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कोठी 15 में स्थापित किया था। तो देख सकते दोस्तों यहाँ पे अब कुछ मंदिर नगर है। पहले देखिए मंदिर नगर को तिरुपति को कहा गया, तीर्थ स्थल कहा गया पुष्कर को, प्रशासनिक नगर दिल्ली को कहा गया, बंदरगाह नगर गोवा को, वाणिज्य नगर पटना को। तो यही तक कुछ इम्पोर्टेंट थे। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आप चाहें तो धीरे धीरे इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। 1-2 पेज और रह गया है, तो इसमें कोई ख़ास नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेन पॉइंट आपको यहीं से मिलता है एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ छोटा छोटा वीडियो लाने में कोशिश करूँगा। ये 1 घंटा वीडियो हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में, जो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक काल का होगा। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।